Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, today I am going to tell you what is accounting. But before proceeding further, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं. तो स्टूडेंट टिल क्लास 10th आपने बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं. जैसे आपने अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपने लैंग्वेजेस पढ़ रखी हैं. स्टूडेंट्स आपने इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पढ़ी है, जिसकी वजह से यू आर एफिशिएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश हिंदी. और आपने सोशल साइंस पढ़ रखी है, विच गिवन यू द नॉलेज अबाउट द सोसाइटी इन विच वी ऑल आर लिविंग. You have also studied science, which help you to think logical. And last but not the least, mathematics, जिसकी वजह से आपकी reasoning ability increase हुई है. So students, one question may arise in your mind that why there is a need to study accounting. Let us take an example of Reliance Company. Reliance Company is a big and a profit making company. लेकिन स्टूडेंट्स, कभी आपने ये बात सोची है कि रिलायंस कंपनी को इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में किसका हाथ है? इसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है. जैसे सबसे पहले हम बात करें तो उसके ओनर का, जैसे आप लोग जानते हैं अंबानीज का हाथ. सेकंड, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसके जो वर्कर हैं, बिकॉज विदाउट वर्कर्स, विदाउट एम्प्लॉयज़, a company cannot run, and employees are just like the backbone of any organization. Now the next one is the management of Reliance Company. Management is consist of the managers, and managers are the people who are responsible to get work done by the employees. तो मैनेजर्स का काम होता है स्टूडेंट्स अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, जिससे कंपनी का जो भी टारगेट है उसे कंपनी पूरा कर सके. जैसे मान लीजिए कोई दो कंपनी है, वो रिसोर्सेज में एक जैसी है, साइज़ में एक जैसी है, बट कोई कंपनी नंबर 1 पे होती है, कोई नंबर 2 पे होती है. वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजमेंट. कि कितना अच्छा जो मैनेजर्स हैं उन्होंने अपनी कंपनी को मैनेज किया है, ये इस बात पे डिपेंड करता है. द नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर्स. कस्टमर्स आर द पीपल. अगर हम रिलायंस कंपनी की बात करें तो कस्टमर्स आर द पीपल जो हु टेक द सर्विस ऑफ द रिलायंस कंपनी. तो कस्टमर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसी कंपनी के लिए, और कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इन्वेस्टर. Investors are the people who invest their money in any company, and you all know that Reliance Company is a profit making company. So investor wants to invest money in Reliance Company. Now the next one is government. तो students, कोई भी business चाहे वो कितना भी बड़ा हो, but it has to follow the rules regulations made by the government. और क्योंकि एक business run होता है with the help of the society, तो बिजनेस को सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल, अगर हम व्हीकल यूज़ करते हैं तो हमें रोड यूज़ करने के लिए, रोड में अपने व्हीकल को रन करने के लिए क्या पे करना पड़ता है? रोड टैक्स. इन द सेम सेंस, if Reliance Company is using the resources of the society, so Reliance Company has to pay the tax if the Reliance Company is earning profit out of it. Now the next one is researcher. Student, researchers क्या करते हैं? रिसर्चर्स एक डिटेल इंफॉर्मेशन बनाते हैं जिससे किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट या सेल को इंक्रीज किया जाए. What they do, they analyze the data and they take the crucial decisions which a company, if the company follow, then a company can raise its profit or sales. Now the next one is bank. आप सब जानते हैं बैंक क्या होता है. तो बैंक जो होता है वो क्या करता है? किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है.
So now students, you all are familiar with the important peoples for Reliance Company. Now students, अब ये जो important peoples हैं Reliance Company के लिए, ये Reliance Company से क्या जानना चाहते हैं, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओनर की, मतलब अंबानी अपनी रिलायंस कंपनी से क्या जानना चाहेंगे। वो जानना चाहेंगे भाई इस बार हमने पूरे साल भर जो हमारी जो इनन्यूमरस ट्रांजेक्शन हुई है उससे हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया है ये कौन बताएगा? द अकाउंटेंट विल टेल टू द रिलायंस कंपनी दैट यू हैव अर्न दैट मच प्रॉफिट। आपकी इतनी इनकम हुई, इतना आपका खर्चा हुआ और इतना आपने प्रॉफिट कमाया। कैसे बताएगा वो? जो भी रिकॉर्ड पूरे साल भर अकाउंटेंट ने किए होंगे, एट लास्ट उसकी समरी बना के वो ये निकाल लेगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस। वैसे तो रिलायंस कंपनी इज़ अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो कितना हम बात करेंगे इस समय प्रॉफिट की कि रिलायंस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर। अब स्टूडेंट देखिए, एक कस्टमर अगर कोई गुड लेता है तो वो क्या जानने की कोशिश करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर हमें मान लीजिए कोई हम गुड्स या सर्विस ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं तो फीचर्स के साथ साथ हम क्या एक चीज़ कंपेयर करते हैं, द प्राइस ऑफ द गुड। तो वो जो प्राइस ऑफ द गुड है भाई, एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो हमको कौन बताता है? अकाउंटेंट बताता है। विद द कैलकुलेशन के भी इतना सारा गुड्स बना, इतना उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आई, तो ये भी अकाउंटेंट बताता है हमको। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। स्टूडेंट देखिए, मैनेजमेंट जैसा कि आप लोग जान चुके हैं डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन मांगते हैं। मान लीजिए इस बार कंपनी का टारगेट है कि हमें अपनी कॉस्ट कम करनी है। तो कॉस्ट कम करनी है अगर हमारा ये टारगेट है, मतलब मैनेजमेंट का ये टारगेट है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट को क्या चाहिए होगी? एक लिस्ट चाहिए होगी भी पिछले साल हमारी कितनी कॉस्ट आई थी, हमने किस पर कितना खर्चा किया था। तो ये जो कॉस्ट लिस्ट है ये कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट को अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस बार मैनेजमेंट का ये टारगेट है कि मैनेजमेंट को कॉस्ट कम करनी है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप एक अनदर एग्जांपल लेते हैं इसका आपसे रिलेट करने के लिए। मान लीजिए आप चाहते हैं कि इस बार मेरे जो है हाफ ईयरली से ज़्यादा नंबर आए फाइनल में। तो अब स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली से ज़्यादा नंबर अगर आप सोच रहे हैं तो फर्स्टली यू शुड नो ना how much marks you secure in your half yearly, then only you can work hard for the final in the same manner. Now students, इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि मैं इस बिजनेस में अपना जो मनी है वो इन्वेस्ट करूं या ना करूं, क्या ये मेरे पैसे लौटा पाएंगी या नहीं लौटा पाएंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टर जानना चाहता है। वो किसके थ्रू जानेगा भाई? वो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई ये जो कंपनी है जिसमें पैसा लगा रहा हूँ कि क्या वो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ये जो कंपनी है उसकी संपत्तियाँ कितनी हैं, क्या ये मेरा पैसा लौटा पाएंगे, या इसकी लायबिलिटीज़ कितनी है, इसके दायित्व कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो एक इन्वेस्टर जानना चाहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट। स्टूडेंट देखिए, गवर्नमेंट की जो टैक्स अथॉरिटी है वो ये जानना चाहती है कि इस साल रिलायंस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है और वो कितना टैक्स पे करेगी। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंटेंट प्रोवाइड कराएगा भी इस साल रिलायंस कंपनी ने दैट मच प्रॉफिट अर्न किया है एंड द रिलायंस कंपनी हैव टू पे दैट मच टैक्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिसर्चर। स्टूडेंट देखिए, रिसर्चर रिसर्च करने के लिए रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट या सेल बढ़ाना चाहते हैं। तो कंपनी को रिसर्चर को फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कंपनी की कितनी इनकम होती है, कितने खर्चे होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी कौन प्रोवाइड कराएगा? अकाउंटेंट प्रोवाइड कराएगा। तभी जो रिसर्चर है वो रिसर्च करके पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ पर इनकम कम हो रही है, किस चीज़ में हमें ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। वो सारी चीज़ें रिसर्चर जो है मार्केट रिसर्च करके रिलायंस कंपनी को बता पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज बैंक। इसमें देखिए, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है। मतलब बैंक चाहे कितना भी बड़ा बिजनेस हो, दे हैव टू यूज़ द बैंक। और स्टूडेंट, ज़रूरत पड़ने पर रिलायंस कंपनी भी बैंक से फ़ंड ले सकती है। तो स्टूडेंट्स, रिलायंस कंपनी को फ़ंड देने से पहले बैंक ये एश्योर करेगा कि रिलायंस कंपनी इज़ इन अ
गुड्स ट्रेड और नॉट, रिलायंस कंपनी मेकिंग प्रॉफिट और नॉट, उसकी जो एसेट्स है कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है। तो बैंक को भी जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन प्रोवाइड कराएगा, अकाउंटेंट प्रोवाइड कराएगा। तो स्टूडेंट रिलायंस, एज यू हैव सीन दैट रिलायंस कंपनी को इतने सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है एंड दे हैव टू मेक द अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। एंड आपको एक बात और समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो अकाउंटिंग है वो सबके पर्सपेक्टिव से करनी पड़ेगी, लेकिन इट विल बी कॉमन फॉर ऑल। मतलब अकाउंटेंट को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई इतने सारे मेरे यूज़र्स हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स हैं, उनकी ज़रूरत जो है वो डिफरेंट है, उस डिफरेंट ज़रूरत के हिसाब से अकाउंटेंट को जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिलायंस कंपनी को क्या चाहिए, डाटा चाहिए, डाटा मेंटेन करना पड़ेगा रिलायंस कंपनी को। तो डाटा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर हमें किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो विदाउट डाटा हम उसे नहीं कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट है। स्पेशलिस्ट होते हुए भी हमसे क्या पूछता है कि भाई आपको क्या परेशानी है, आपको क्या प्रॉब्लम है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो टेस्ट करवाता है, जब तब जाके वो हमारा ट्रीटमेंट करता है। मीन्स एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी विदाउट डाटा कुछ भी नहीं कर सकता। तो डाटा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नाउ स्टूडेंट्स, एक बात तो हमारी समझ में आ गई है कि रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ टू रिकॉर्ड द डाटा। So students, how we have to record the data? We have to record the data in a systematic manner. Firstly in systematic manner and secondly in uniform method. So सबसे पहले हम बात करते हैं systematic manner की। तो students systematic मतलब कि भाई हर काम जिसमें सिस्टम से हो। मतलब अगर अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग करने का एक पूरा एक सिस्टम है कि सबसे पहले ये स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, फिर स्टेप 4 होगा, देन स्टेप 5 होगा। तो हमें क्या करना है, हमें वो स्टेप वाइज करना है। वैसे भी स्टूडेंट अगर हम कोई भी काम को अच्छी तरह करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, स्टेप वाइज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमें कोई लैडर चढ़नी है, तो अगर हम कोई भी एक लैडर बीच में स्किप कर देंगे तो हमें क्या होगी, मान लीजिए हम चढ़ भी जाते हैं लेकिन हमें क्या होगी, परेशानी होगी। बट उसे वन बाय वन अगर हम चढ़ते हैं then it will be very easy for us to reach on the top. So students, हमें क्या करना है, रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, रिकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में की जाती है। Now the next second thing is that as you know that अगर हम रिलायंस कंपनी की बात करें स्टूडेंट, तो रिलायंस कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है कि वहाँ इन्यूमरस ट्रांजेक्शन होते हैं पूरे साल में। तो वो जो इन्यूमरस ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैसे होने चाहिए, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब डेट वाइज होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। तो ये 2 वेज हैं जिसकी हेल्प से हम सिस्टमैटिक मैनर में अपने जो डाटा है उसे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल इसका ये भी आप ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट देखिए आप अगर अपनी कॉपी में काम करते हैं, फेयर कॉपी में, तो आप कैसे करते हैं, सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं ना। आप एक तो सीक्वेंसिंग करते हैं, पहले आप चैप्टर 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं और डेट वाइज भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी रफ कॉपी को देखिए, अगर आप अपनी रफ कॉपी, अगर आप फेयर कॉपी ना बनाएं और रफ कॉपी बनाएं और साल के एंड में अगर आपको रिवाइज करना हो, आर यू एबल टू नो कि आपने कहाँ पर लिखा है, हमारा तो ढूंढने में ही वो टाइम चले जाएगा सारा। तो अगर हम कोई भी काम सिस्टमेटिक वे से करते हैं तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। इन द सेम सेंस अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, हमें रिसर्च देना है, और स्टूडेंट देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो डिफरेंट यूज़र्स के लिए करते हैं। अब आप जानते हैं कितने सारे यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, तो अगर हमने उसे सिस्टमैटिक मैनर में नहीं किया तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। नाउ द सेकंड वन इज यूनिफॉर्म मेथड। यूनिफॉर्म मीन सिमिलर मेथड से यूज़ करना है। तो देखिए जब भी यहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हमें एक यूनिफॉर्म मेथड को यूज़ करना पड़ता है। और वो यूनिफॉर्म मेथड जो होता है वो कैसा होता है, वेल नोन होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। तो 10 plus 10 into 10 डिवाइड बाई 10। नाउ चाहे वो 7th का बच्चा हो, 8th का बच्चा हो, 9th का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, everybody knows that in this question the rule of BODMAS will be applied and
अगर आपके मान लीजिए पेपर में ये आ जाता है, देन यू डोंट हैव टू क्लैरिफाई दैट यू हैव यूज्ड बोर्ड मार्क्स, बिकॉज इट इज़ वेल नोन एंड कि भाई इसमें बोर्ड मार्क्स ही यूज़ होगा, तभी जो आंसर है वो करेक्ट आएगा। जैसे आप बस कर दीजिए और टीचर को भी पता है कि इसमें बोर्ड मार्क्स यूज़ होगा और वो उसे चेक कर देंगे। अगर आपने उस बोर्ड मार्क्स यूज़ नहीं किया तो क्या होगा, आपका जो आंसर है वो रॉन्ग आएगा। तो हमें इसमें बोर्ड मार्क्स यूज़ करना ही पड़ेगा। लेट इस टेक इन अनदर एग्जांपल। स्टूडेंट देखिए, आजकल आपको पता है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 द रेस्ट ऑफ द बोर्ड पेपर्स आर कैंसल्ड। तो स्टूडेंट अब सीबीएसई क्या करेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड, नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। अब हम इसमें 10th की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 10th के जो पेपर है वो कैंसिल हो गए। सो हाउ विल दे आर record the marks? They will choose the uniform method, means same method to record the marks, so that each and every student should be satisfied. और जहाँ पर भी इस सेशन 2019 और 20 के स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट लगाएंगे to get admission or for any other purpose, they do not have to give the clarification, because everyone knows that only for this year a uniform method is used to record the marks. Means they all know, each and everyone who is involved in CBSE, they know that for this year only this method is used to record the data. It is a uniform method and it is applicable in 2019 and 20. So student, in the same manner, as you know that recording is done for not one or two person, it is done for the whole society, and if we want to satisfy the society, then for doing recording also we have to use the same method, rule, etc. to record the data, then only it will be useful for all the people. Means students, अगर आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं या जो अकाउंटिंग आप सीख रहे हैं, वही सेम अकाउंटिंग दिल्ली में जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी सीखेगा। अब आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। अब एक अकाउंटेंट उन्हें समझाने थोड़ी जाएगा कि हमने अपने अकाउंट्स इस तरीके से मेंटेन किया। दे नो द सेम मैथड, द सेम रूल्स एप्लीकेबल इन अमेरिका ऑल्सो, इन इंडिया ऑल्सो। सो the uniform method is used to record the entries of the business houses.